जी, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। जी जी दिख रही है। चलिए फिर ठीक है। तो आज ये हमारी फर्स्ट पेपर की दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ा था। इसी जी तरीके से हमने टीचिंग के की बिहेवियर और इसी तरीके से हेल्पिंग बिहेवियर को हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये मैंने बार बार इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको जरूर याद करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे भी हो लेकिन तरतीब से जरूर याद करना है इन सारी चीजों को, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो भी तरतीब भी आते हैं और वन लाइन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था, तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है। ये क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। ये जो हमारा अफेक्टिव डोमेन जो है बेसिकली ये एक थ्योरी है, ठीक है। ये किसकी थ्योरी है? ब्लूम नामी एक बंदा है जिसको बोलते हैं ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी। जी, टेक्सोनॉमी मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी ब्लूम ने इस थ्योरी के ताल्लुक से 3 चीजें बताई हैं। और वो ये बताई है कि लर्नर सारी इन मतलब इन 3 चीजों के जरिए ही लर्नर क्या करता है, आगे बढ़ता है, या लर्नर का जो प्रोग्रेस होता है या लर्निंग का जो आउटकम होता है, लर्नर अपने आप को कैसे सीखता है। तो ब्लूम की जो पहली टेक्सोनॉमी, जो पहली क्लासिफिकेशन है, ब्लूम ने कहा कॉग्निटिव डोमेन उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव के ताल्लुक से कल भी मैंने बताया था कि कॉग्निटिव जो होता है वो हमारा दिमाग यानी माइंड से रिलेट करता है। यानी जो भी काम हम करेंगे जिसमें हमारे जहन का इस्तेमाल होगा उससे उसको हम क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव। दूसरा जिससे ये हमारा क्वेश्चन आया है उसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन को फीलिंग डोमेन भी बोलते हैं, इमोशन डोमेन भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा ये अफेक्टिव डोमेन होता है वो जो लर्नर होता है, लर्नर के फीलिंग से रिलेट करता है, लर्नर के इमोशन से रिलेट करता है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा डोमेन होता है उसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर इसको इस वजह से बोलते हैं, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल जो चलाते हैं बैक वक्त हम उसको नहीं लेकर चलाने लगते, उसके लिए हमें सीखना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारा साइकोमोटर डोमेन होता है इसमें इसमें हमारी स्किल देखी जाती है, हमें इसके अंदर प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। तो ये अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके जो स्टेप होते हैं, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, अफेक्टिव डोमेन के जो स्टेप है उसको आप लोअर टू हायर उसको मतलब सीक्वेंस में आप बताइए कि इफेक्टिव डोमेन से जो लर्निंग का आउटकम होता है उसके अंदर जो स्टेप है उसको आप लोअर से हायर में यानी सीक्वेंस में बताइए। या लिहाजा इस क्वेश्चन में भी सीक्वेंस लगाने को आपसे पूछा गया है। मान लीजिए कि इफेक्टिव डोमेन आपको याद है कि इसके अंदर रिसीविंग आता है, वैल्यूइंग आता है, रिस्पॉन्डिंग आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, कैरेक्टराइजेशन आता है। लेकिन अगर आपको इसका सीक्वेंस याद नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आते हुए क्वेश्चन को भी आप क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो इसके मतलब जो 5 स्टेप है, तो इसकी जो 3 थ्योरी है यहाँ पर जो इसने 3 क्लासिफिकेशन दी है, एक है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। तो मैं पहले यहाँ आपको बता दूं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन मैंने पहले बताया कि ये जो हमारा होता है ये हमारा माइंड से रिलेट करता है। ये है क्या? द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट फैक्ट, टर्म्स, कंसेप्ट, आइडियाज, रिलेशनशिप, कंक्लूजन। तो लिहाजा ये जो सारी चीजें या फिर ये सारे कीवर्ड है, ठीक है। तो कॉग्निटिव इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमारे जहन का इस्तेमाल होता है। तो थिंकिंग हम करते हैं, कोई चीज सोचते हैं, उसका भी हम या जहन का इस्तेमाल होगा। कोई कंसेप्ट है, कोई आइडियाज हमारे जहन में आती है। अगर हमें किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है तब भी हम अपने जहन से सीखते हैं कि ये बंदा है कैसा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। कंक्लूजन का मतलब अगर किसी नतीजे पर हम पहुंचते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हमारे जहन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ब्लूम ने ये 2 तरीके से दिया था कॉग्निटिव डोमेन को, इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, लिहाजा इसका जो पहला स्टेप होगा ये है, ठीक है। इसका ये पहला स्टेप है, इसका ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो 1956 में जो दिया था इसको उन्होंने नाउन के फॉर्म में दिया था, और 2001 में जो दिया था इसको इसने क्या किया था, वर्ब यानी फेल के फॉर्म में दिया था। इन दोनों से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर देखा जाए तो सेम है, इसके अंदर मतलब कुछ आगे भी शुरू वाले 2 का डिफरेंस है और आखिर में 2 का डिफरेंस है,
ठीक है। तो इसमें मतलब बुलोम ने ये बताया कि जब बंदा अपने जहन का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जो स्टेप है उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। जैसे उसने कहा कि पहले बंदा नॉलेज लेगा, फिर उसको कंप्रेहेंस करेगा यानी समझेगा। जैसे हमारे एग्जाम में एक पैसेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हम क्या करते हैं, पहले रीड करते हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर कंप्रेहेंस करके यानी समझ के उसका हम आंसर करते हैं। ठीक है। फिर उसको हम अप्लाई करते हैं, फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस जैसे मैंने ये बता, यहाँ पर ये जो स्लाइड ऐड की हुई है, एनालिसिस और सिंथेसिस होता क्या है। एनालिसिस मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं, आपकी एक पूरी किताब है, ठीक है। यानी जिस बंदे पर आप पीएचडी करते हैं, पहले आप क्या करते हैं, उसकी सारी किताबों को पढ़ते हैं, फिर उसकी किताबों से आप जो मटेरियल अक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो निकालते हैं। तो यानी देखिए ये किताब से मैंने ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, ठीक है। मान लीजिए वो ऑथर की किताब से मैंने पढ़ के निकाला। जब मैं अपना थीसिस तैयार करूंगा, ठीक है, तो जब उन सारे पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा, तो एनालिसिस सिंथेसिस में क्या होता है कि उस एनालिसिस किए हुए पॉइंट को जब मैं जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाता है, हमारा थीसिस ये तैयार हो जाता है। पीएचडी करने वाले बंदे यही करते हैं, ऑथर्स की किताब को पढ़ते हैं, उसका पॉइंट लेते हैं, फिर उसको अपने वर्डों में डिस्क्राइब कर देते हैं, या फिर और भी जो पीएचडी के गाइडेंस और रूल वगैरह होते हैं उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, उसको जोड़ के अपना थीसिस तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा होता है सिंथेसिस और एनालिसिस, इन दोनों का डिफरेंस ये होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा इवेल्युएशन आता है। इवेल्युएशन में जब हम अपने थीसिस को प्रेजेंट कर देते हैं टीचर के सामने, यानी हमारा फाइनल वाइवा हो जाता है, जिसके अंदर हम खुद अपने आप का इवेल्युएशन करते हैं। टीचर हमारा खुद इवेल्युएशन करता है कि आपका थीसिस है कैसा, नहवी सर्दी गलती भी नहीं है कि या नहीं है, या आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। कोई भी चीज हम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ये क्लासेस ले रहे हो, चाहे फर्स्ट पेपर की या सेकंड पेपर की, तो एक महीने के बाद आप खुद अपने आप का इवेल्युएशन करोगे कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मतलब एक महीना 2 महीना हो गया, मुझे कुछ फायदा हुआ कि इससे नहीं हुआ। ठीक है। तो इसके ये स्टेप हैं, यानी जो 1956 में दिया था, पहला ये है, दूसरा ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इस तरीके से इसके 6 स्टेप हैं। और जो 2000 में दिया था उसमें भी यही है, पहले बंदा क्या करेगा, रिमेंबर करेगा यानी याद करेगा, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर अप्लाई करने की कोशिश करेगा, फिर उसका एनालिसिस करेगा, इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करने के बाद यहाँ पर एक लेवल उसने बढ़ा दिया, क्रिएट करेगा, यानी बंदा इस काबिल हो जाएगा कि वो आगे कुछ कर सके। ठीक है, यानी खुद लिखने के काबिल हो जाए। जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं लोग, थीसिस लिख लेते हैं, उसके बाद खुद से अपनी किताब वो क्या करते हैं, लिखने लगते हैं। तो इसको हमें याद करना है, सीक्वेंस वाइज याद करना है। ठीक है। तो मेरा जो मशवरा, इसको मैंने जिस तरीके से याद किया था, मैंने क्या किया था कि इसको यहाँ पर के सीई, यानी मैं पहले यहाँ के मतलब शुरू का 1, 2 और लास्ट का मैंने ले लिया था, क्योंकि बाकी अगर देखेंगे इसमें एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस ये सब एक ही है। ठीक है। के सीई यानी 1956 वाला जो है के सीई, क्योंकि यहाँ पर भी पहला दूसरा चेंज हुआ और लास्ट वाला चेंज हुआ है। अगर आपको पहला याद होगा तो बीच वाले को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, के सी आ एस ई, ठीक है, यानी के सी डबल ए एस ई, ऐसे भी मिला के याद करते हैं। अगर आपको इस तरीके से याद करना तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। यानी के सी ई से मुराद ये है, यानी पहले आप नॉलेज है, फिर कंप्रिहेंशन, और ई से ये सबसे आखिरी वाला मुराद है, यानी इवेल्युएशन। और इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिए, आरयूसी। आरयूसी मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि आरयूसी एक पार्टी भी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, ठीक है, जो कि ये आजमगढ़ की पार्टी है। तो इसमें क्या है कि पहला आपका हो जाएगा रिमेंबर, दूसरा हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग, सी से आपका हो जाएगा क्रिएशन। तो यानी यहाँ पर भी मैं पहला और दूसरा ले रहा हूँ और लास्ट का ले रहा हूँ, इसमें भी मैं पहला दूसरा ले रहा हूँ और लास्ट का ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप देखिए ये तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट जो है, तो इसमें भी अप्लाई है, इसमें भी एप्लीकेशन है। ठीक है। इसमें भी एनालिसिस है, इसमें क्या है, एनालिसिस है। यहाँ पर इवेल्युएट है, यहाँ पर क्या है, सिंथेसिस है। तो इसमें जब आप ई ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इवेल्युएशन, तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि आप यहाँ पर सी ले रहे हैं, यानी ये लास्ट में क्या आएगा, क्रिएट आएगा। तो इसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इवेल्युएट होगा। वरना अगर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी हर लफ्ज का एक एक लफ्ज लेके RUAAEC, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट में ऐसा अगर आप याद करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। ये है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। समझ में आया आप लोगों को? जी। ठीक है। सेकंड जो है, जो हमारा है अफेक्टिव डोमेन, जिससे हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और वो अफेक्टिव डोमेन का ही आपसे सीक्वेंस लगाने को पूछा है कि यानी लोअर टू हायर, आपको बताइए यानी पहले से मतलब बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला लेवल कौन सा है। तो इसमें देखिए, इसमें पहले नंबर पे आपका ये आ जाएगा, रिसीविंग आ जाएगा, ठीक है, रिस्पोंडिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका वैल्यूइंग आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपका आ जाएगा कैरेक्टराइजेशन। तो ये अफेक्टिव डोमेन है क्या, ये किस चीज से डील करता है। जैसे कॉग्निटिव डोमेन हमने बताया था कि वो हमारे माइंड से रिलेट करता है। अफेक्टिव डोमेन क्या है, द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड द मैनर इन विच वी डील द थिंक इमोशनली,
such as the feeling, values, appreciation, enthusiasm, motivation and attitude। तो इसमें क्या है कि जो लर्नर होता है, ये जो अफेक्टिव डोमेन होता है वो लर्नर की फीलिंग, लर्नर का इमोशन, लर्नर का एटीट्यूड, लर्नर का इंथुजियाज्म यानी लर्नर का जो जोशो खरोश होता है, लर्नर की जो मोटिवेशन होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो अफेक्टिव डोमेन है, इसके अंदर यफ यफ डबल डबल आ रहा है, तो अफेक्टिव डोमेन को फीलिंग डोमेन भी कहते हैं। तो लिहाजा कभी भी अगर आपसे वही क्वेश्चन पीवाईक्यूज को बेस बनाकर पूछेंगे तो वो अफेक्टिव डोमेन नहीं देंगे, हो सकता है आपसे इमोशन डोमेन करके पूछ लें, आपसे फीलिंग डोमेन करके पूछ लें, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए लर्नर का जो एटीट्यूड है, लर्नर की फीलिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने दिया है कि रिसीविंग यानी बंदा जो है अपनी अटेंशन कैसे देता है, यानी क्या उसकी जो अटेंशन है बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली तो नहीं है, यानी वो कायदे से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। आप लोगों को मालूम है कि अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, आप उससे बात करते हैं, लेकिन वो आपकी बात को नहीं सुनता है, तो आप खुद ब खुद समझ जाते हैं कितना एटीट्यूड में बंदा रह रहा है, मुझे मतलब अटेंशन ही मुझे नहीं दे रहा, बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहा है। उसकी रिस्पॉन्ड करने की कैफियत कैसी होती है, यानी सेटिस्फिकेशन आप हो कि नहीं हो, यानी ऐसी मतलब मान लीजिए आप अभी मुझसे कोई चीज पूछ रहे हो, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं तो आप मुझसे मुतासिर हो जाओगे, यानी एक तरीके से आप कहोगे कि मतलब मैं मोटिवेट हो गया, मुझे इतनी अच्छे से आपने बताया। अगर मैं आपको वही चीजें आप अच्छे से ना बताऊं, आप ना समझ पाए, तो आपको ये लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड में हूँ, मैं बहुत ज्यादा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा यानी ये सबसे पहला लेवल है, उसके बाद ये दूसरा लेवल है। तीसरे लेवल में वैल्यूइंग यानी बंदा क्या होता है कि वो इन्वॉल्व करने की मतलब इसके अंदर इस कदर वो, जैसे कि एक होता है रिसीविंग, रिसीव करता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है, फिर उसके अंदर भी इन्वॉल्व करता है, यानी शामिल होने की उसके अंदर कुदरत आ जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो आइडियाज देने के काबिल हो जाता है। कैरेक्टराइजेशन ये इसका सबसे बड़ा लेवल होता है, जिसके अंदर बंदा क्या करता है, अपनी बिहेवियर को खुद मॉडिफाई करने की कोशिश कर लेता है, या अपनी वे ऑफ लाइफ या लाइफ की जो चेंजिंग होती है इसके अंदर बंदा उस काबिल हो जाता है कि वो अपने आप को एक सही रास्ते पर ले जा सके। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो इफेक्टिव डोमेन से आया है, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, हमें सीक्वेंस याद करना है। ठीक है, RRVOC, तो यानी पहले से हमारा क्या आ जाएगा, रिसीविंग आ जाएगा, सेकंड से हमारा क्या आ जाएगा, रिस्पोंडिंग आ जाएगा। तो अगर आप लोग कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल आर है पहले, मतलब पहले क्या होगा, रिस्पोंडिंग होगा या पहले क्या होगी, रिसीविंग होगी, तो आप दूसरे वाले को रिस्पोंडिंग लो, आप इसको इससे रिलेट करो, क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा है तो रिस्पोंडिंग के अंदर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर दोनों आर में कभी भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा रिस्पोंडिंग होगा ये VOC के साथ ही चलेगा, यानी सेकंड वाला जो होगा वो हमारा रिस्पोंडिंग होगा। पहले बंदा कुछ भी होता है, पहले रिसीव करेगा फिर रिस्पोंड करेगा। ठीक है, तो RRVOC इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने पहले बताया था कि RRVOC यानी पहला हमारा क्या आ जाएगा, रिसीविंग आ जाएगा, फिर रिस्पोंडिंग आ जाएगा, फिर वैल्यूइंग आ जाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो ये इफेक्टिव डोमेन का सीक्वेंस से पूछा है, लोअर टू हायर, तो यानी लोअर का मतलब सबसे पहला हमारा क्या आएगा, सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, रिसीविंग आएगा। तो रिसीविंग में हम देखते हैं कि ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर है। ठीक है, तो इन दो ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत ही नहीं, इसको आप कट कर दीजिए। जब आपको चीजें मालूम है तो आप सारे ऑप्शन को क्यों टच करेंगे, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, आपको मालूम है कि पहले इसके अंदर रिसीव ए है पहले ऑप्शन के अंदर, और थर्ड ऑप्शन के अंदर ए है। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि सेकंड नंबर पे क्या आता है, रिस्पोंडिंग आता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो इसको भी कट कर दीजिए, काम ही खत्म। तो लिहाजा आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? यस सवाल सर एक बार और समझाएंगे तो। जी, सवाल यही है, सवाल जो मैंने यहाँ पर इफेक्टिव डोमेन बताया और इसका सीक्वेंस लगाया है कि पहले नंबर पे रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन आता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या लर्निंग के डोमेन है, जिससे हम लर्न करते हैं, जिससे हम सीखते हैं। तो उसने क्या कहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी लोअर से हायर का सीक्वेंस आपको बताना है। लोअर का मतलब ये कि सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, और कैरेक्टराइजेशन जो है, जिसे हमें मालूम है कि RRVOC, तो ये हमारा सबसे पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है। तो सबसे लोअर तो हमारा यही होगा, ए वाला होगा। सबसे हाई हमारा क्या होगा, 5 वाला होगा। यही आपसे पूछा, और यहाँ पर नीचे दिया हुआ कि इफेक्टिव डोमेन से जो रिलेट करता है। तो इफेक्टिव डोमेन के अंदर हमें मालूम है कि जो स्टेप आते हैं वो यही आते हैं, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन पे जाना है, ऑप्शन पे देखना है। तो ऑप्शन पे हमें मालूम है कि इफेक्टिव डोमेन का जो स्टेप होता है उसमें सबसे पहले रिसीविंग आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या पूछा है,
लोअर टू हायर, ठीक है, यानी सबसे पहला सबसे छोटा जो स्टेप है पहले हमें उसको लाना है। तो हमने देख लिया कि ऑप्शन नंबर ए है जो कि पहले आएगा और सी में है, तो इन दो ऑप्शन को हमें टच ही नहीं करना है क्योंकि इसमें हमारा काम अब है ही नहीं, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि सेकंड नंबर पे हमारा रिस्पोंडिंग आ रहा है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सेकंड पे बी दिया हुआ जो कि ये तीसरे नंबर का स्टेप है, तो सी में हमारा आ गया, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही होगा, ठीक। आप कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव डोमेन जो है इसका ताल्लुक जो है दिल से होता है। जी जी बिल्कुल, फीलिंग से, इमोशन से, खुशी जज्बा, ये सारी चीजें जो होती है इससे होता है, बिल्कुल सही। ये माइक शाहिद जी से माइक बंद कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है। शुक्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड डोमेन है उसको हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो साइकोमोटर, मोटर से मैंने पहले भी बताया कि जब मोटर वगैरह हम चलाते हैं तो ऐसे डायरेक्टली हम इसको नहीं चलाते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए हमें स्किल सीखनी पड़ती है, यानी महारत हासिल पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टेप होता है, इसका पहला स्टेप इमिटेशन है, सेकंड स्टेप है मैनिपुलेशन, थर्ड है प्रिसीजन है, फोर्थ जो है आर्टिकुलेशन है, और 5 जो है हमारा नेचुरलाइजेशन है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, इम्पान करके, ठीक है, IMPAN, इम्पान। तो इसमें यानी आई से हमारा इमिटेशन, एम से हमारा मैनिपुलेशन, पी से हमारा प्रिसाइजन, ए से हमारा आर्टिकुलेशन, एन से हमारा क्या होता है, नेचुरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये इमिटेशन का मतलब जो होता है, हमको मालूम है कि किसी की नकल करना या पैरवी करना। तो इसके अंदर जो होता है, टीचर हमें क्या करेगा, पहले डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, यानी हमें करके दिखाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले हमें कोई बताता है, हम किसी को देखते हैं कि इस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, गियर कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर सेकंड स्टेप पे हम खुद से करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। उसको हम चेंज कर करके देखते हैं कि मतलब ये कैसे हो रहा है, या फिर इसका ये स्टेप ये कैसे काम करेगा, फर्स्ट गियर से क्या होता है, सेकंड गियर से क्या होता है, गाड़ी की रफ्तार क्या होती है, ये सारी चीजें हम मैनिपुलेशन के अंदर देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिसाइज, तो हम मैनिपुलेशन करते हैं, तो इसके अंदर हम कुछ थोड़ा बहुत एक्यूरेसी पे पहुंच जाते हैं कि क्या हम कर ले रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी हम गाड़ी चला रहे हैं लेकिन नहीं चला पा रहे हैं। प्रिसाइजन यानी एक्यूरेसी को देखते हैं, क्या ठीक ठाक मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर प्रिसाइजन के जरिए जो हम यहाँ पर आते हैं आर्टिकुलेशन पर, यानी हम एक तरीके से माहिर हो जाते हैं, बिल्कुल गाड़ी चलाने लगते हैं, हमारा लेवल बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेचुरलाइजेशन पे यहाँ पर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम दूसरों को भी सिखा सके, बता सके कि किस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है। ये देखिए कुछ है नहीं, ये सिंपल सा फंडा, बस ये हमारे टीचिंग के डोमेन में ये ब्लूम ने जो दिया है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों डोमेन से क्वेश्चन बनते हैं, और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इफेक्टिव डोमेन से पूछा गया था, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि तीनों डोमेन में से आपको बताइए सबसे हायर डोमेन कौन सा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हायर का मतलब तीनों डोमेन में से पूछेंगे, तो इसमें सबसे हायर जो 5वें नंबर पे नेचुरलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे हायर जो है वो कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे हायर है, और यहाँ पर आपसे जब भी पूछेंगे वो आपसे कोई एक पूछेंगे, ये 1956 वाला पूछेंगे या 2001 वाला पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे हायर में ये आ जाएगा, इवेल्युएशन आ जाएगा, और यहाँ पर सबसे हायर में क्रिएट या फिर क्रिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों डोमेन समझ में आ गया, आपको याद करना है इन तीनों डोमेन को, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे चलें। जी आप लोग खामोश बहुत नजर आ रहे हैं, क्या हुआ, समझ में नहीं आई बातें? समझ में आ गया। चलिए ठीक है। ये जो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, फॉर्म द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लर्नर की खुसूसियात पूछा है। आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विद फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो जो हमारे लर्नर होते हैं, यानी इस फील्ड के बेसिकली दो तरीके के होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, एक हमारा हो गया फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट, पहला जो हमारा होता है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। तो देखिए फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर ये वो लर्नर होते हैं जो आजाद होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब हमें मालूम है, हम लोग इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, यानी आजादी का दिन मनाते हैं। तो ये लर्नर जो होते हैं बिल्कुल आजाद होते हैं, खुद से मतलब इनको टीचर की जरूरत नहीं होती, ये खुद से पढ़ते हैं, खुद से मतलब लाइब्रेरी को विजिट करते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, यूट्यूब है, दीगर सारी चीजें जो बहुत सारी चीजें आजकल चल रही है,
यानी ये लर्नर ऐसे होते हैं जो खुद से पढ़ते हैं, खुद से अपने अंदर महारत पैदा करते हैं और दूसरे से मुकाबला करने के मुकाबिल ये खड़े होते हैं। और फील्ड डिपेंडेंट ये वो लर्नर होते हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोग टीचर पर डिपेंड होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम लोग टीचर पर डिपेंड होते हैं, यानी इसमें क्या है कि टीचर का प्राइमरी रोल होता है, स्टूडेंट का सेकंड रोल होता है, ठीक है। क्योंकि इस डिपेंडेंट लर्नर में यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो विदाउट टीचर पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। इनका पूरा फोकस होता है कि हमें सारी चीजें टीचर करके दे, हमें सारी चीजें टीचर बताए, ठीक है। तो ये तो हो गया फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। फील्ड डिपेंडेंट लर्नर के ताल्लुक से इनकी डिफिनेशन है कि ये क्या होते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, अगर थोड़ा सा भी हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए पहला जो है इसने कहा कि फोकस ऑन फैक्ट एंड प्रिंसिपल, परसीव ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट एंड मटेरियल, prefer and like to compete, can organize information by himself या herself, like to cooperate। तो यहाँ पर एक जो टर्म है compete, एक है हमारा cooperate, ठीक है। बेसिकली ये लफ्ज अगर देखें तो ये मतलब कंपटीशन के माने में आता है, यानी मुकाबला करना किसी से, ठीक है। और ये लफ्ज आप देखेंगे कहीं पर भी पीवाईक्यूज के अंदर देखेंगे तो हमेशा ये लफ्ज आपको फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर का जहां भी मतलब क्वेश्चन आएगा तो उस लफ्ज के साथ ये खास होता है। क्योंकि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर की खासियत ही यही होती है कि वो अपने आप से पढ़कर दूसरे से मुकाबला करने की, दूसरों की बराबरी करने की वो उनके अंदर ख्वाहिश होती है या वो पसंद करते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है कॉपरेट, एक हमारा होता है कोलैबोरेट, ठीक है। जैसे हम लोग कोलैबोरेशन बोलते हैं ना कि चलो हम लोग कोलैबोरेट करके ये सारा काम करते हैं, यानी मिलकर करते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब जहां पर लर्नर क्या करते हैं, ग्रुप वाइज बनाकर सीखते हैं, एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। कॉपरेट का मतलब ये होता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे की क्या करता है, ताउन करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, वो सीख ले। तो इसका जो यहाँ पर ये फंडा होगा कॉपरेशन का, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, बच्चों की हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉपरेशन को पसंद करते हैं। तो हमें मालूम हो गया कि कॉपरेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये वो लर्नर होते हैं जो कॉपरेट से सीखते हैं, यानी कोई इनकी मदद करता है, जैसे टीचर इनकी मदद करता है। तो यहाँ पर हम देख ले हमारा ई आ गया, तो ई हम कहा यहाँ से डिलीट कर देंगे, यानी हमारा डी ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है ए बी सी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर फोकस ऑन फैक्ट ऑन प्रिंसिपल, तो ये वही लर्नर होते हैं यानी फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं जिनका फोकस होता है फैक्ट पर एंड प्रिंसिपल पर, क्योंकि ये खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें अपने अंदर ये लाना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम ए को ले रहे हैं तो हमारे ऑप्शन में देखिए ए है, यहाँ पर सी के अंदर ए है, ए के अंदर ही है, बी के अंदर नहीं है, तो ऐसे भी हम बी को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें परसीव ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट ऑन मटेरियल, और यहाँ पर क्या प्रीफर एंड लाइक टू कॉम्पिटी। ये यहाँ पर भी मैंने आपको पहले बताया कि कॉम्पिटी जो होता है वो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर के साथ खास होता है, क्योंकि ये लर्नर ऐसे होते हैं जो पढ़कर दूसरे के बिलमुकाबिल खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सी आया है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, सी आया है। अब हमें मतलब जो करना है डी के अंदर करना है और बी के अंदर फैसला करना है ये क्या हो सकता है। तो बी जो आपका दिया ये कहा कि परसीव ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट ऑन मटेरियल, यानी जो आलमी सतह पर या आलमी शक्ल पर कंसेप्ट और मटेरियल के बारे में जो समझना चाहते हैं वो पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग खुद बताएं क्या वो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर ये काम कर सकते हैं या इस काम को फील्ड डिपेंडेंट लर्नर करेंगे। जाहिर सी बात है कि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर इतने भी ज्यादा माहिर नहीं होते कि वो वर्ल्ड लेवल की सारी चीजों को वो क्या कर सके, पढ़ सके या समझ सके। विदाउट गाइडेंस, विदाउट समझ के वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये भी जो हमारे फ्यूचर्स हैं ये हमारे फील्ड डिपेंडेंट लर्नर के होंगे। यहाँ पर डी को देखिए, डी में जो दिया वो कह रहे हैं कि कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ। तो मैंने पहले भी बताया कि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर जो होते हैं वो बिल्कुल आजाद होते हैं, वो खुद से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद से लाइब्रेरी को विजिट करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, चार चीजों को उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी को भी काट देंगे, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया है क्वेश्चन? जी ठीक है। Yes. अब यहाँ पर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए कभी कभी ना वो हमें मतलब यूजीसी जो है वो आपको मान लीजिए हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 4 क्वेश्चन थोड़ा मतलब वो वैसे कंसेप्ट क्लैरिटी वाले होते हैं जो थोड़ा हम टफ लाइन पे मान सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा किस्म का दे देते हैं कि जो हमको आता है, ठीक है, आते हुए क्वेश्चन को भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और कभी कभी वो हमें आसान क्वेश्चन देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन देते हैं। अभी इसी क्वेश्चन के ताल्लुक से आप देख लीजिए, द फ्रेज टीचिंग लर्निंग, ये टीएल से मुराद जो है यहाँ पर ये टीचिंग मुराद है और ये इससे मुराद जो है ये लर्निंग मुराद है। द टीचिंग लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग इंप्लाइज दैट, ये कह रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग का मफहूम क्या है, ठीक है, इंप्लाइज यानी मफहूम क्या है।
तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में बता रहे हैं कि टीचिंग आर एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट, टीचिंग एम्स एट लर्निंग, टीचिंग कॉज लर्निंग। तो आप में से कोई बताएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है आपके नजरिए से, क्योंकि बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन है। कोई बताने की कोशिश करेगा? सी। जी बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्यों होगा? वो इस वजह से होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट। टीचिंग एंड लर्निंग जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट एक्ट है, ठीक है। नहीं, लर्निंग जो होती है वो डिपेंडेंट होगी, टीचर जो हमारा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो बंदा इंडिपेंडेंट होगा वो आपको हर तरीके से काम करके दे देगा। ठीक है, यानी अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, उसका पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आ रहा, तो टीचर अपने आप को डायनेमिक तौर पर ले लेगा, अपने आप को चेंजिंग में ला सकता है। और हमारे टीचिंग की जो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम टीचर ही को मानते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हम स्टूडेंट को मानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो टीचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है यही इसका सही आंसर होगा, और यही सबसे अच्छा और सुटेबल आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये क्या है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट। ये कह रहे हैं कि टीचिंग और लर्निंग जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड एक्ट हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पर टीचिंग होती है, देखिए हमें मालूम है कि जहां पर टीचिंग होगी, अगर टीचिंग हो रही इसका मतलब क्या है कि वहां पर लर्निंग हो रही है। लेकिन लर्निंग है, लर्निंग देखिए, लर्निंग विदाउट टीचिंग हो सकती है। बंदा अगर लर्न करता है वो बगैर टीचर के लर्न कर सकता है, लेकिन टीचिंग जो है बगैर लर्निंग के नहीं हो सकती। ये यूजीसी का एक क्वेश्चन है, उसमें यही पूछा गया असर्शन रीजन में कि टीचिंग जो है, टीचिंग जब भी होगी वहां पर लर्निंग होगी, लेकिन लर्निंग जो है वो बगैर टीचिंग के हो सकती है। उन्होंने इसका आंसर मतलब जो माना उन्होंने ये दिया, इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि लर्निंग सम टाइम ऐसा होती है कि बंदा नेचुरली भी सीख सकता है, उसके जहन के अंदर आइडियाज वगैरह आ सकते हैं, वो देखते हुए भी चीजों को सीख सकता है, उसको कोई नहीं बताता। आज की इस दौर में आप देख लीजिए, सोशल मीडिया, मोबाइल चलाना, कोई मोबाइल चलाने का कोर्स नहीं करता। लोगों के हाथ में मोबाइल दे दो, वो देखते देखते इनको उनको वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो यानी लर्निंग विदाउट टीचिंग हो सकती है, लेकिन टीचिंग बगैर लर्निंग के नहीं हो सकती। यानी जहां पर टीचिंग होगी वहां पर क्या होगी? लर्निंग होगी। इसी वजह से हम कहेंगे कि टीचिंग एंड लर्निंग क्या है? इंटीग्रली एक दूसरे से रिलेटेड एक्ट है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा कर हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो टीचिंग की कॉम्पिटेंसी है, तो उस कॉम्पिटेंसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कॉम्पिटेंसी मतलब टीचर की जो सलाहियत होती है, स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। ये वही पूछ रहे हैं कि इसमें से बताइए, जो आपको दिए गए ABCDE जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताइए कौन सा इफेक्टिव टीचर की स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए में है ऑर्गेनाइज्ड मैनर विच मीन बीइंग ऑर्डरली, क्लियर एंड इन कंट्रोल। बी आपको दिया गया लिटरेसी विच इंप्लाइज जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग। सी आपका क्या है? सेल्फ एफिकेसी विच रिफर टू अ पर्सन्स सेल्फ परसीव्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क। डी क्या? फ्लेक्सिबिलिटी विच मींस बीइंग सेंसिटिव एंड लीनिएंट। ई आपका क्या? इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक। तो यहाँ पर जो टीचर की कुछ कॉम्पिटेंसी है, उन कॉम्पिटेंसी को मिलाकर मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है? स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी से। तो यहाँ पर कुछ कॉम्पिटेंसी हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो आपके मतलब PYQs के अंदर या आपके पेपर के अंदर ऐसी सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको इसको जरूर याद करना है कि कौन किसके अंदर आता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है। टीचर की बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, तो टीचर की बिहेवियर का मतलब क्या है कि टीचर का चाल चलन कैसा हो, बिहेव कैसे करता है। ठीक है, तो उसमें एक है कम्युनिकेटिंग, यानी टीचर का कम्युनिकेशन लेवल कैसा, वो कैसे बात करता है, आपको पसंद आ रही है उसकी अदा की नहीं पसंद आ रही है, ये सारी चीजें होती है। सेकंड पे क्या है कि मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी क्लासरूम को टीचर मैनेज कैसे करता है, मॉनिटर कैसे करता है। आप लोग इसका अंदाजा कर सकते हैं कि जो टीचर बहुत नरम दिल के होते हैं, बच्चे उनकी क्लास में बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। ठीक है, यानी वो टीचर कुछ बोलता भी नहीं है, और कुछ टीचर इतने कड़क होते हैं कि उनके क्लास में बच्चे एक आवाज तक भी नहीं निकालते। तो ऐसा है कि यानी टीचर क्लास को कैसे मैनेज करता है, मॉनिटर कैसे करता है।
ये आपका क्या है, इवेल्युएट एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक। ये भी टीचर के बिहेवियर में शामिल है कि टीचर अगर आपसे कुछ अच्छा काम करवाता है, आप अगर उसको अच्छा मतलब उस काम को अच्छे से करके लेकर जाते हो, तो टीचर उसको ये भी देखेगा कि मतलब आपको इवेल्युएट करेगा, आपका इवेल्युएशन देखेगा कि आप कितने पानी में, आपको फीडबैक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, वेरी गुड, ठीक है, यानी आपने बहुत अच्छा काम किया। ये किसमें आएगा, टीचर की बिहेवियर कॉम्पिटेंसी के अंदर ये आएगा, ठीक है, ये 3 चीजें। उसके बाद है आपकी टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी, जो टीचर की पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड से रिलेट करेगा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस का मतलब महल, मवाक़े, जगह को बोलते हैं, यानी टीचर हर जगह में अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है। जैसे यानी होता है ना कि मतलब कुछ टीचर होते हैं फॉर्मली जो खड़े रहते हैं, मतलब अगर कहीं पर मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा देखिए कान में हाथ डालते रहते हैं या नाक मतलब नाक में हाथ डालते रहे, ये सारी चीजें होती हैं, खजुआते रहते हैं, ये सारी चीजें। तो टीचर को अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, उस वो खड़े होने के जो उसके जेस्चर होते हैं, मैनर्स होते हैं, टीचर अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा सेल्फ एफिकेसी, यानी टीचर की खुद की काबिलियत कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद टीचर इंथुआज्म, यानी टीचर का जोशो खरोश, टीचर का जज्बा कैसे है। ऐसा भी हेलो होता सर, है आवाज नहीं है? जी, मेरी आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर, अब आई। आ रही है सर, आ रही है। जी। तो थर्ड पे है कि टीचर का इंथुसियाज्म, यानी टीचर का जोशो खरोश, जो जज्बा होता है। आप लोग क्लासरूम में देखेंगे कुछ टीचर होते हैं जो बहुत ज्यादा दांत खोलकर हंसते हैं, एकदम मतलब फर्राटे मार, और कुछ होते हैं मतलब सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। ये टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी, टीचर की पर्सनल सलाहियत है कि नहीं अपने आप को कैसे हैंडल करना है हमें बच्चों के सामने, ठीक है। अब यहाँ पर जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो यही है टीचर स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। टीचर का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो कैसा होने चाहिए, या फिर टीचर की जो स्टाइल या फिर जो काबिलियत है वो क्लासरूम को किस तरीके से मतलब मैनेज करना चाहिए। दिया है ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, यानी बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में सारी चीजें होनी चाहिए। डिमेनर मतलब होता है तर्ज अमल, वतीरा जिसको हम लोग तरीका बोलते हैं, ठीक है, यानी टीचर जो चीज ऑर्गेनाइज करे उसको एक मुरत्तब शक्ल में रखे और वो क्लियर और कंट्रोल में हो। एग्जाम्पल के तौर पर टीचर आपको पढ़ा रहा है, सब कुछ लेक्चर दे रहा है, लेकिन उसकी स्टाइल ही आपको पसंद नहीं आ रही है पढ़ाने की, ठीक है, उसकी चीजें ही आपको समझ में नहीं आ रही है। तो यानी उस ऑर्गेनाइज्ड डिमेनर के साथ साथ टीचर का जो तर्ज अमल है, जो उसका तरीका है, वो बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो और कंट्रोल में हो, यानी साथ साथ क्लियर भी हो और क्लासरूम का जो माहौल है बिल्कुल कंट्रोल में लेकर चले, ठीक है। इसी तरीके से दिया गया है डी, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सेंसिटिव एंड लीनियंट। ये दिया गया कि टीचर डायनेमिक हो और फ्लेक्सिबिलिटी, एक हमारा होता है फिक्स, एक बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फिक्स मतलब जो चीज बिल्कुल फिक्स होती है, और फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि जो फिक्स नहीं होती है। तो उसकी टीचर के डायनेमिक और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें आती है कि यानी टीचर को क्या होना चाहिए, बिल्कुल नर्म दिल, लीनियंट यानी नरम दिल, रहम दिल, ये सारी चीजें होनी चाहिए टीचर के अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत एक तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये टीचर जो है बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के हैं, इनसे कोई जल्दी बात नहीं करता है, अगर कुछ हो जाता है मारने पीटने लगते हैं, डांटने लगते हैं। कुछ टीचर बहुत रहम दिल के होते हैं, अगर आप काम भी नहीं करके लेकर जाएंगे तब भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें टीचर की डायनेमिक और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती है, यानी टीचर को रहम दिल, नरम दिल होना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और बच्चे को भी उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, ठीक है। ये है टीचर की स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी में ये चीजें आती हैं। उसके बाद एक टीचर सब्सटेंटिव कॉम्पिटेंसी, ठीक है। सब्सटेंटिव वही होता है जो टीचर के सब्जेक्ट से रिलेट करता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट एंड जनरल नॉलेज, यानी टीचर का नॉलेज कैसा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो समझ में आ गई। ये 4 कॉम्पिटेंसी है। बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, इससे तो बेशुमार क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 और 21 के अंदर, इस बार भी आए होंगे, ठीक है। और पर्सनल कॉम्पिटेंसी से तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी है, ये टीचर की सब्सटेंटिव जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करती है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, तो जो हमने कहा कि टीचर की जो स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी है, टीचर की जो स्टाइल होनी चाहिए वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, ऑर्डरली, क्लियर एंड कंट्रोल, यानी बिल्कुल मुनज्जम, ऑर्डरली यानी बिल्कुल मुनज्जम शक्ल, तरतीबवार होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और कंट्रोल में भी होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है इसकी कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनती है, वो बीच में उन्होंने ऐसा ऑप्शन डाल दिया है लिटरेसी। उसका मफहूम ये बता रहे हैं कि लिटरेसी की जो जनरल नॉलेज होता है एज वेदर क्या वो गुड हो रीडिंग में एंड राइटिंग में। यहाँ पर देखिए सेल्फ एफिकेसी हमने पढ़ा, ये किसके अंदर आती है, ये टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी के अंदर आती है, जिसको अभी हमने पढ़ा। तो ऐसी ही जब चीजें हमें मालूम होती है तो हम आइडेंटिफाई करके हम फौरन क्या करते हैं, ऑप्शन को डिलीट करने लगते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी हमें मालूम है, हम देखते हुए यहाँ से क्या करेंगे, सी वाले ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, यानी बी सी हमारा ऑप्शन यहाँ से हट गया। फ्लेक्सिबिलिटी हमें मालूम है कि ये स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी में आता है, तो हम देखेंगे कि डी यहाँ पर है
और डी यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मालूम हो गया कि इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक, ये हमें मालूम है कि ये टीचर की बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में आता है, तो हम क्या करेंगे, डी वाले ऑप्शन को भी डिलीट कर देंगे, तो लिहाजा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? जी यस ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्शन जो रीजन का क्वेश्चन होता है, ये मतलब कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट थोड़ा बहुत मालूम होता है, ये चीजें क्लियर होती हैं हमारे माइंड में, तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर ले जाते हैं। देखिए, इसका जो असर्शन है यानी स्टेटमेंट जो है वो क्या, ये मतलब कह रहा है, द पर्पस अंडरलाइंग मॉडर्न एंड आईसीटी सपोर्ट सिस्टम टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मॉडर्न एंड आईसीटी, मतलब मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड जो मतलब टीचिंग का जो सिस्टम, उसका बुनियादी पर्पस या बुनियादी मतलब यही है कि वो क्या करेगा, लर्निंग आउटकम को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज यानी बेहतर बनाए। ठीक है, जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल ये ऑनलाइन टीचिंग का इस्तेमाल करके, जो हम आपको पढ़ा है, इसका क्या मतलब होता है कि हम आपके लर्निंग आउटकम, यानी आप हमसे पढ़ रहे हो, आप अगर ICT का निकाल मतलब लोगे क्या तो आपका आउटकम यही हो जाएगा कि यानी आप कामयाब हो गए, आप बेहतर हो गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द पर्पस अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब असासी यानी बुनियादी मतलब, कह रहे हैं कि मॉडर्न एंड आईसीटी सपोर्ट्स सिस्टम टीचिंग का जो बुनियादी पर्पस है वो क्या है कि लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाए। रीजन क्या है आईसीटी का मतलब, जी, आईसीटी का मतलब आईसीटी हमारा जो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी वही सोशल मीडिया हम मान सकते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस्तेमाल करके, यही सारी चीजें, मोबाइल, लैपटॉप, माउस, ये सारी चीज, ये हमारी एक यूनिट भी है हमारे पेपर के अंदर, आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो रीजन क्या है, एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी लिंक्ड विद एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन। ये कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम है, तो मैंने कल भी बताया था कि इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम के अंदर हमारे टीचिंग के टूल आते हैं, और वो जो टूल है वो हमारे आईसीटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हम मतलब टीचिंग के लिए हम पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मतलब डिजिटाइजर यानी लिखने वाली कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम लिख रहे हैं। ठीक है, हम लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी, कुछ लोग टैब पे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप पे होंगे, कुछ लोग मोबाइल पे होंगे, कुछ लोग ईयरफोन लगाए हुए होंगे। ये सारी चीजें जो हमारी आती है वो इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम के अंदर आती है, यानी जिसका सपोर्ट लेकर हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी लिंक्ड, कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो लिंक होती है, जुड़ती है, तो इसका क्या मतलब हो कि वो लर्निंग कंडीशन को बढ़ाएगी विद इनहेंसमेंट ऑफ द लर्निंग कंडीशन। तो ये क्या है, असर्शन और रीजन, आपको ये दोनों सही लग रहा है, या वन सही है या दूसरा गलत है, क्या है? दोनों सही है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर देखेंगे असर्शन में यही कह रहा है कि आई मॉडर्न और आईसीटी, मॉडर्न जो हमारा ये जमाना चल रहा है, आईसीटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करके, अगर हम लोग उसको इस टाइम पर यूज कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा यूज कोरोना पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो अगर इसका हम यूज करें, इसका मतलब ये है कि हम लर्निंग आउटकम, यानी हम आप हमसे सीख रहे हो तो उसका आउटकम ले रहे हो, यानी आप कामयाबी ले रहे हो। ऑप्टिमाइज का मतलब बेहतर बनाना। मॉडर्न एंड आईसीटी टूल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी लर्निंग को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं और बताऊं आपको कि जहां पर भी असर्शन रीजन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मॉडर्न एंड आईसीटी का, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे ना कि ये ऑप्टिमाइज का एक ऐसा लफ्ज है, ये लर्निंग आउटकम या ऑप्टिमाइज, ये जरूर लिखा हुआ आपको मिलता है। तो अगर ऐसा लफ्ज आपको मिलता है कहीं पर भी, चाहे वो असर्शन में हो या रीजन में हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्टिमाइज दिया है, अगर हम इसका दूसरा वर्ड देखें या दूसरे लफ्जों में कहें तो यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, इनहेंसमेंट। तो इनहेंसमेंट का क्या मतलब होता है, यानी लर्निंग कंडीशन को बढ़ाता है, यानी लर्निंग कंडीशन को क्या करता है, कामयाब करता है। आईसीटी क्या करता है, लर्निंग जो कंडीशन होती है, लर्निंग का जो आउटकम होता है वो क्या करता है, बढ़ाता है। तो बस इन्होंने क्या किया है, असर्शन रीजन को बस लफ्जों से इन्होंने खेल दिया, यहाँ पर ऑप्टिमाइज दे दिया, यहाँ पर इनहेंसमेंट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर आईसीटी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सिस्टम लिख दिया है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर आईसीटी वगैरह ये सारी चीजें, कॉपी कलम पेज किताब, ये सारी चीजें इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो आईसीटी जहां पर भी आएगा ना, वहां अगर आपका जहन काम कर गया कि जैसे ऑप्टिमाइज दिया, इनहेंसमेंट दिया, कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल होता है, तो वो मतलब 100 में से मैं कह सकता हूँ 99% ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, तो असर्शन रीजन के वो हमारे दोनों बिल्कुल सही होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट होती है, दोनों क्वेश्चन भी सही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जी इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9।
इसका क्या मतलब है? यह है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, मेक टीचिंग एंड लर्निंग अ सब टाइप। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग को क्या बनाता है, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो इससे ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड डायवर्सन, कॉम्प्लेक्स लर्निंग कल्चर, कमर्शियल कोलैबोरेशन या अल्टरनेटिव एजुकेशन, ये क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी इंड्यूस डायवर्सन देखें, डायवर्सन का मतलब क्या होता है कि रुख मोड़ देना, फेर देना, ठीक है। तो क्या टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है, हमारे रुख को मोड़ देती है, यानी दूसरी तरफ हमें मुतवज्जे कर देती है अगर हम ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स लर्निंग कल्चर, क्या जो हमारा आईसीटी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, यानी डिफिकल्ट चीजों का इस्तेमाल करना। क्या जो हमारा लर्निंग कल्चर है आईसीटी को यूज करके, यानी टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको हम आईसीटी भी बोलते हैं, आईसीटी का यूज करके वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी इससे डिफिकल्टी पैदा होती है। सेकंड पे आपको कह रहे हैं कमर्शियल कोलैबोरेशन, क्या दो कंपनी के बीच में जब हम ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, क्या दो कंपनियों के बीच में हम कोलैबोरेशन करते हैं, यानी बातचीत करते हैं। या डी आपका क्या, अल्टरनेटिव एजुकेशन, या हमें क्या होती है, एजुकेशन की चॉइस हमें होती है, हम जो करना चाहें ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके हम कर सकते हैं। तो अब बताइए आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन डी अल्टरनेटिव एजुकेशन ऑप्शन लग डी, रहा है। जी जी बिल्कुल सही। ऑप्शन डी। जी, अल्टरनेटिव एजुकेशन यही सही है, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारा डिस्टेंस एजुकेशन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, हम जो कोर्स चाहे जैसे चाहे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉमन सेंस के आते हैं, उसमें हमें ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ता है। कुछ लोग समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी दी हुई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होगा, लेकिन यहाँ पर ये डायवर्सन से ये खेल गया है, ठीक है, यही घुमा दिया है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी, अब देखिए ये है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये एक ऐसा कंसेप्ट है ये जो कि बार बार आपको लेवल ऑफ टीचिंग की तरह इसको भी पूछा जाता है, ठीक है, यानी हमेशा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे आप 2020 के पीवाईक्यूज को देखेंगे, 21 को, 19 को, 18 को, क्योंकि हमने किया हर शिफ्ट में हमें ये क्वेश्चन या फिर मतलब मिला जुला के ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो जो हमारे टीचिंग के असेसमेंट होते हैं वो क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पर 4 चीजें आपको दी गई हैं। एक है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड है आपका समेटिव, थर्ड आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है, डी आपका है क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है, ये कभी कभी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ उठाते हैं, 1 लाइन का क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर उसकी चारों पांचों टाइप्स को देखकर ऐसे मैच द कॉलम में आपसे पूछ लेते हैं। तो ये असेसमेंट दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा है कि यानी आप मैच करिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या, ये किस लिए ये किया जाता है, समेटिव असेसमेंट ये किस लिए किया जाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग किस लिए की जाती है, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग किस लिए की जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं यहाँ पर आपको समझा दूं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन ये क्या क्या है, ठीक है। तो जो हमारा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, बेसिकली ये 4 तरीके का इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है, बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किसको बोलते हैं, बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इसमें हम क्या जानते हैं, टू नो द एंट्री बिहेवियर, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल यही है कि जो हम लोग एंट्रेंस देते हैं, ठीक है, तो इंट्रेंस देते हैं, उसी इंट्रेंस में हमारे प्लेसमेंट की एक तरीके से तकर्रुरी हो जाती है कि क्या आपने इंट्रेंस को क्वालिफाई किया है कि नहीं क्वालिफाई किया। अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो हमारा प्लेसमेंट हमें आगे बढ़ा दिया जाता है, यानी हमें एडमिशन दे दिया जाता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल का मतलब जो टीचर हमें पढ़ाता है, तो यानी ये इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से पहले होता है। तो हमें भी मालूम है कि हमारे एडमिशन से पहले हमारा जो प्रोसीजर होता है वो हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, यानी उसके अंदर हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारी एंट्री होती है, ये है ना, टू नो द एंट्री बिहेवियर। तो इस प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को इन 3-4 तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी पढ़ने पढ़ाने का जो काम होता है उससे पहले का जो प्रोसीजर होता है, यानी जो हमारा एक तरीके से एंट्रेंस वाला जो प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हम बंदे का एंट्री बिहेवियर जानते हैं। बंदा इंटर करता है, उसके एंट्रेंस से हम खुद ही जान जाते हैं ये किस लेवल का है। अगर कामयाब होता है तो उसको एडमिशन देकर हम आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके आगे का इवैल्यूएशन करते हैं, और अगर बंदा क्वालिफाई नहीं करता तो हम वहीं से उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो समझ में आ गया प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा है, ये हमारा है डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, ठीक है।
सेकंड जो हमारा है, ये हमारा डायग्नोस इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक। जैसे हम लोगों को मालूम है, ये टर्म हम लोग बोलते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? डायग्नोस करने के लिए, यानी हमें क्या बीमारी होती है तो डॉक्टर हमें क्या करता है? डायग्नोस करता है, हमारा इलाज करता है। तो मान लीजिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में ये हमारा होता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस से पहले, यानी जो हमारा एंट्री वाला बिहेवियर होता है, जो हमारा एक तरीके से एंट्रेंस वाला प्रोसीजर होता है। अगर यहाँ पर हमें एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, मान लीजिए हम इंटर कर गए, हमने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद हम इंटर कर गए, तो उसके बाद हमारे साथ क्या क्या होगा? उसके साथ हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। यानी भाई हमें एडमिशन मिल गया, ये तो पहले था, बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी एडमिशन से पहले, जो एडमिशन से पहले वाली जो कार्रवाई वगैरह की जाती है उसका था, एंट्री बिहेवियर था। जब हम एडमिशन हमें मिल गया, हम यूनिवर्सिटी या मदरसे या कॉलेज के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो इसमें क्या होता है? टू नो द लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, यहाँ पर लर्निंग को क्या की जाती है? डिफिकल्टीज देखी जाती है। देखो डायग्नोस्टिक का सबसे बड़ा कीवर्ड जो है डिफिकल्टीज। जब हमारा एडमिशन हो जाता है, हम क्लासरूम में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे मदरसे वगैरह में या यूनिवर्सिटियों वगैरह में ऐसा होता है, यानी जो बंदे बहुत ज्यादा वीक होते हैं क्लासरूम में या फिर और भी दीगर सारी चीजों में, उनके लिए एक अलग सा पर्सनल कोच बनाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है कि ताकि आप अपनी लैंग्वेज को क्या कर लो? अच्छा कर लो, और भी दीगर जो सारी चीजें होती है। तो डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पर टीचर क्या करता है? बंदे की प्रॉब्लम को देखता है कि बंदे को लर्न करने में कहाँ पर डिफिकल्टीज पेश आ रही है, ठीक है। तो जब टीचर को मालूम हो जाता है कि ये बंदे का ये वाला पोर्शन कमजोर है, या बंदे को मैथ नहीं आ रहा है, या बंदे को ये सारी चीजें नहीं आ रही है, तो टीचर उसका डायग्नोस करता है, यानी उसके लिए क्या करता है? टीचर फिर मेहनत करेगा। यानी डायग्नोस्टिक में क्या है कि टीचर बंदे की डिफिकल्टीज, बंदे की प्रॉब्लम को देखेगा। जब उसकी प्रॉब्लम को देख लेगा तो यहाँ पर अब क्या करेगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, यानी उस प्रॉब्लम को क्या करेगा? टीचर एक तरीके से सही करेगा, बंदे की लर्निंग को और तरीके से क्या करेगा? इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो यानी हमारा पहला प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, सेकंड हमारा डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो ये भी हमारा जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं इंटरनल इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी जो हमारा डायग्नोस्टिक होता है ये भी हमारा ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है ये भी हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है। क्योंकि यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, एंट्री करने के बाद जब हमारी लर्निंग को हमें टीचर जांचता है कि हमारी डिफिकल्टीज कहाँ पर है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीचर यहाँ पर लाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? टू नो मास्टरी इन कंटेंट। तो यहाँ पर क्या करता है टीचर? एक तरीके से कंटेंट के अंदर उनकी महारत को जानता है। यानी यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर टीचर क्या करेगा? उस बंदे को पढ़ाएगा, उस बंदे के लिए पर्सनल कोच बनाएगा, उस पर मेहनत करेगा, उसके लिए डिस्कशन फॉर्म का अरेंजमेंट करेगा, क्विज कराएगा, ये सारी चीजें करवाएगा, यानी एक्टिविटीज करवाएगा, जिससे बंदा क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्टीज है, ये सारी चीजें उसकी दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कीवर्ड लिख दिया है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कीवर्ड हैं क्या, जिससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 100% अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में एक वर्ड लिखा हुआ इंप्रूवमेंट। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हम डिफिकल्टीज जानते हैं डायग्नोस्टिक में, तो देखिए डी से होता है डिफिकल्टीज, जी से होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब यहाँ सबको मालूम है कि हम लोग टीचर के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, तो टीचर उसको डायग्नोस करता है, सुधारता है। तो यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर हम उस बंदे की प्रॉब्लम को सुधारते हैं। तो सुधारते हम इस वजह से हैं ताकि बंदे की लर्निंग क्या हो? इंप्रूव हो, बंदा आगे बढ़े। उस बंदे को हम क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं, बंदे को हम इंगेजमेंट करते हैं। यानी इंप्रूवमेंट इंगेजमेंट देखिए ये एक ही लफ्ज माना एक ही है, बस सिर्फ वर्ड अलग अलग है। इसके अंदर हम बंदे से अलग अलग एक्टिविटीज करवाएंगे, क्विज वगैरह करवाएंगे, ताकि बंदे की इनरोलमेंट हो, बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व हो, जाने समझे आगे बढ़े, ठीक है। इसके अंदर हम ग्रुप डिस्कशन वगैरह करवाते हैं ताकि बंदे की जो एक्टिविटीज है वो और अच्छी हो, बंदे के अंदर और महारत पैदा हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन यस से होता है, सम्मेटिव इससे इसकी सबसे अच्छी मिसाल है जो हमारा सेमेस्टर का एग्जाम होता है। यानी देखिए पहले पे हम एंट्री बिहेवियर देखते हैं, सेकंड पे बंदे की डिफिकल्टीज को देखते हैं, थर्ड पे हम बंदे की डिफिकल्टीज को इंप्रूव करते हैं, उसके अंदर महारत पैदा करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम बंदे को क्या करते हैं? जज करते हैं, यानी उसका एग्जाम लेते हैं। सेमेस्टर एग्जाम होता है, हमारा फाइनल एग्जाम होता है, जिसके अंदर हमारी असलियत सामने आ जाती है कि हम कितने पानी में है। तो लास्ट में टीचर क्या करता है? इवेल्युएट, मतलब सम्मेटिव इवेल्युएशन यानी सेमेस्टर का एग्जाम। यस से मुराद आप सेमेस्टर एग्जाम समझ लीजिए, यानी जो हमारा आखिरी पॉइंट पे होता है जहां पर हमारी पूरी इवेल्युएशन कर दी जाती है। तो सम्मेटिव इवेल्युएशन, इसको एक्सटर्नल इवेल्युएशन कहा जाता है क्योंकि ये बाहर के लिए होता है, यानी एकदम आखिरी पॉइंट पे होता है, इस वजह से इसको बोलेंगे आफ्टर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस,
ठीक है। देखिए बिफोर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ड्यूरिंग द यहाँ पर क्या है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी पढ़ने पढ़ाने के बाद जो हमारा एग्जाम होता है सेमेस्टर का, उसको हम क्या बोलेंगे, आफ्टर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, टू नो द लर्नर्स का ग्रेड, यहाँ पर हम लर्नर्स का ग्रेड देखते हैं कि यानी लर्नर किस पानी में है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये सारी चीजें जो आती है, ठीक है। तो इसके कीवर्ड है टर्मिनल पॉइंट, यानी जो एग्जाम हमारा होता है, टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी पॉइंट पे। तो आखिरी सेमेस्टर का एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम जो हमारा होता है बिल्कुल आखिर पर होता है, ठीक है। इसका जो कीवर्ड है ग्रेड कार्ड, इसके अंदर जो हमें मार्कशीट दी जाती है उसके अंदर हमें ग्रेड दिया जाता है। फाइनल या सेमेस्टर एग्जाम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ लफ्ज आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, जजमेंट या स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अंदर हमारी लर्निंग को जज किया जाता है, हमारे स्टैंडर्ड को चेक किया जाता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, कि यानी आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आउटस्टैंडिंग हो, A+ हो, क्या क्या आपका ग्रेड है, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर देखी जाती है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये आपको समझ में आया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग PYQs करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। जी आप लोग कंफर्म करें, समझ में आ रहा है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन? यस सर। जी जी सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक है हमारा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है, एक हमारी होती है क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है, ये किस, 1 मिनट, ये जो हमारी नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है, ठीक है। नॉर्म मतलब क्या होता है, नॉर्म का खुद अगर नॉर्म की आप वो देखें, मीनिंग देखें, नॉर्म का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो यानी एक तरीके से ये क्या होता है, देखिए व्हेन वी मेजर वंस रिलेटिव पोजीशन इन अ वेल डिफाइंड नो ग्रुप वी यूजुअली यूज द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये कह रहे हैं कि जब हम मेजर करते हैं एक बंदे की पोजीशन को एक डिफाइन किए गए यानी एक जाने गए ग्रुप में, तो हम यूजुअली कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंपल सा फंडा यही है, मान लीजिए ये कुछ बंदों का ग्रुप है, मैंने बना दिया, ये सारे आदमी है, ठीक है, यानी बहुत सारे आदमी है, ये सारे आदमी है, और ये अलग एक बंदा खड़ा है, ठीक है। तो इस बंदे की जो परफॉर्मेंस है अगर हम इस ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। यानी जब हम एक बंदे की परफॉर्मेंस को एक ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। और इसके अंदर जो हमें ग्रेड दिया जाता है, यानी जो हमारा रिजल्ट निकाला जाता है, वो परसेंट में नहीं निकाला जाता, वो किस में निकाला जाता है, इसके सबसे बड़ा कीवर्ड हो जो PYQ उसके अंदर आपको मिलेगा, यही लफ्ज NTA यूज ही करता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपसे सिंपल सी डिफिनेशन लिख देगा कि जब हम एक बंदे की परफॉर्मेंस को एक ग्रुप के साथ मेजर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। और अगर मैच द कॉलम में पूछेगा तो परसेंटाइल का ही लफ्ज अभी तक मैंने देखा है कि उसने इस्तेमाल किया है। तो इसमें जो हम इस बंदे की परफॉर्मेंस को जो नंबर देते हैं, परसेंट में नहीं देते, परसेंटाइल में देते हैं, ठीक है। देखिए परसेंट और परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि जो हमारा नेट का एग्जाम होता है, ठीक है, तो मान लीजिए 300 नंबर होते हैं, 300 नंबर में से हम डायरेक्टली मान लीजिए अगर हम 218 नंबर पाए तो हम इसे 3 से तकसीम कर देते हैं, तो हमारा वो जो यहाँ पर आता है वो हमारा परसेंट में हमारा क्या आ जाता है, एक तरीके से वो निकल जाता है कि हमने 60, 65 या 68% हमने अचीव किया है। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपको मालूम है कि 60% जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप के अंदर मान लीजिए इस बंदे का भी 60%, यानी ये भी फर्स्ट है, मतलब 60% से आगे इसका है, यानी ये भी फर्स्ट हुआ, यानी फर्स्ट डिवीजन से आगे। मान लीजिए इसका 75% है, ठीक है, इस बंदे का 85% है, इस बंदे का है 95, जो कि ये सबसे ज्यादा है मान लीजिए, और इसका है 84% है, इसका है 60, इस तरीके से। यानी इस ग्रुप के अंदर जितनी भी बंदे हैं उन सब का जो रिजल्ट, मतलब उन सब का जो रिजल्ट है वो पोजीशन से आगे है, यानी फर्स्ट डिवीजन से आगे है। फर्स्ट डिवीजन हम लोग 60% को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं, यानी सबका 60% से क्या है, आगे है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर जितनी भी बंदे हैं सब क्या है, एक तरीके से मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। तो जो हमारी परसेंटाइल रैंक निकलती है, तो यहाँ पर भी हम इसमें इसमें यानी फिर इस ग्रुप के अंदर जो सबसे ज्यादा होगा तो उसको हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, ये 100 परसेंटाइल है। इसको ऐसे रिजल्ट निकलता है, ठीक है, NTA वगैरह का जो रिजल्ट निकलता है तो इसको हम बोल देंगे ये 100 परसेंटाइल है। फिर 95 के बाद का जो नंबर होगा इसको हम कर देंगे कि ये 99 परसेंटाइल है। मान लीजिए 85 के बाद का जो होगा इसको हम कर देंगे ये 97 परसेंटाइल है। फिर उसके बाद का जो होगा 75 होगा, इसको हम कह देंगे कि ये 96 परसेंटाइल। इस तरीके से हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, क्योंकि ये ग्रुप वाइज होता है ना, इसका जो रिजल्ट बनता है वो ग्रुप वाइज में बनता है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग आपको बस यही रखना है कि जब हम एक बंदे की परफॉर्मेंस को एक ग्रुप के साथ मेजर करते हैं, ग्रुप के साथ देखते हैं, तो उसके अंदर जो हम रैंक देते हैं वो परसेंटाइल में देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग?
यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा है क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आप क्राइटेरिया, नाम ही से हमें समझ में आ रहा है कि कोई चीज की एक क्राइटेरिया होती है। हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज का एक बेंचमार्क होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, या एक कट ऑफ बनती है। इसकी सबसे अच्छी सी एग्जांपल है, जैसे हम लोग कहीं पर यूनिवर्सिटी वगैरह में फॉर्म डालते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि 55% आपका यूजी डिग्री में होना लाजमी है। हम लोग पीएचडी के लिए फॉर्म डालते हैं तो उसमें लिखा होता है जनरल के लिए कि 60% होना पीजी डिग्री में आपका लाजमी, यानी ये एक क्राइटेरिया बना दी गई। अगर हम इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं तभी तो हम वहां पर एलिजिबल होंगे फॉर्म के लिए, वरना हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे नेट का जो रिजल्ट निकलता है उसके अंदर हमारी क्राइटेरिया या कट ऑफ बनती है कि 218 नंबर अगर आपका होगा तभी आप क्या पाओगे, जेआरएफ पाओगे, वरना आप इस लिस्ट से निकल जाओगे। ये एक क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क ये बना दिया गया है। तो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग क्या होती है? compare a student knowledge and skill against a predetermined standard cutoff score या others criteria। जब हम एक स्टूडेंट को उसकी क्राइटेरिया पर मेजर करते हैं, जैसे आर्मी वगैरह वाले जो होते हैं, ठीक है, ये पूरा ग्रुप होता है आर्मी वालों का जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर आपको मालूम है कि ये कैद लगी होती है कि आपका सीना इतने इंच का होना चाहिए, आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती है, एक क्राइटेरिया उनकी फिक्स होती है। तो इस ग्रुप में से मान लीजिए अगर ये बंदा फॉलो कर लिया सीनियर, इसको नहीं फॉलो करेगा तब भी ये निकल जाएगा। अगर इसमें से ये बंदा दोनों फॉलो कर लेगा तब वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया का मतलब कुछ भी नहीं है कि जब जो बंदा होता है जब वो अपनी क्राइटेरिया को पहुंच जाए, मान लीजिए वो कामयाब हो गया। तो बस यही है क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग में। इसके कुछ अलग अलग से कीवर्ड है जो मतलब ये एनटीए इस्तेमाल करता है। एक क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। बेंचमार्क मतलब यही होता है, क्राइटेरिया की माना में आता है, यानी हमने ये एक बेंचमार्क बना दिया, आपको इससे आगे नहीं जाना है, यानी आपको इतना आना पड़ेगा, फिर उसके आगे आप जा सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको जरूर आना पड़ेगा, ये आपका बेंचमार्क है। इस तरीके से नंबर दिया जाता है। आप स्कोर बोल सकते हैं, कट ऑफ बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, क्राइटेरिया बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो हमें मतलब एक तरीके से वो मिलता है, वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो नंबर दिया जाएगा वो परसेंट में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर परसेंट में दिया जाएगा, यहाँ पर परसेंटाइल में दिया जाएगा। इसका आपको फर्क रखना है। ऐसा नहीं कि परसेंटाइल एक जैसा देखकर आप लोग कंफ्यूज हो जाए। नॉर्म जहां पर भी हमारी परफॉर्मेंस को ग्रुप के साथ मेजर किया जाएगा वहां पर हमें रैंक परसेंटाइल के अंदर दी जाएगी। और क्राइटेरिया, जब हमारे लिए कोई क्राइटेरिया, कोई बेंचमार्क, कोई स्टैंडर्ड बनाया जाएगा तो उसके अंदर जो हमें नंबर दिया जाता है वो परसेंट के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट के ताल्लुक से आपको बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। जब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर बंदे की प्रॉब्लम, बंदे की डिफिकल्टीज को जांच लेते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर उसको हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा आप देखेंगे, अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर देखिए इंप्रूवमेंट ये लफ्ज में लिखा हुआ है। अगर आपको मालूम है तो आप ए को थ्री से मिलाएंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, बाकी देखेंगे ना ए में ऐसा है, न 3 में ऐसा है, न 4 में ऐसा, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। इसी तरीके से हम कीवर्ड पकड़ते हैं एग्जाम हॉल में और हम अपने क्वेश्चन को कम टाइम में करके निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें दोनों पेपर का बैलेंस बनाना पड़ता है तो हमें दिक्कत होती है। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का दिया, द इंटेंशन इन द इवैल्यूएशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। यहाँ पर क्या करता है टीचर, बंदे मतलब एक तरीके से इंप्रूवमेंट के लिए उसको आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पर देखिए समेटिव असेसमेंट है, उसका क्या मतलब है, बी को वी से आप देख लीजिए, मतलब 4 से देख लीजिए। इवैल्यूएशन इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, देखिए यहाँ पर भी देखिए जजमेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है, टू बी यूज फॉर अ रीच्ड इमीडिएट फ्यूचर। सी का आई से आप मिला लीजिए, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए आई से यानी ये 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही दिया कि द टेस्ट डेटा हेल्प अस टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट रैंक। यहाँ पर क्या है, जो डेटा हमें बताता है डिटरमाइन करेगा एक स्टूडेंट की रैंक को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है डी का 2 क्राइटेरिया, द टेस्ट डेटा टेल अस अबाउट अ स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। देखिए हाँ, क्राइटेरिया का एक कीवर्ड होता है प्रोफिशिएंसी। ये दिया है ना कि हमें एक स्टूडेंट का लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी बताता है, यानी एक स्टूडेंट का क्राइटेरिया बताता है। तो इसका देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया है ये लफ्ज, तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर लें और अपनी कॉपी पे आप लोग इसको जरूर ऐड कर लें, ठीक है। प्रोफिशिएंसी, तो क्राइटेरिया के लिए प्रोफिशिएंसी, स्टैंडर्ड, कट ऑफ, स्कोर, ये सारी चीजें, परसेंट, ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन? जी सर। ठीक है, तो क्लास को एंड कर दें क्योंकि टाइम भी हो गया है। जी, नमाज का टाइम। चलिए ठीक है। क्लास ये मतलब ऐप पे जल्दी ही डाल देना।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह अभी डाल देंगे, कुछ देर बाद ये कन्वर्ट हो जाए वीडियो।